गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज एक हम नया सीरीज लेके आए हैं आप लोग के लिए जो इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स आपका मेनली ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में या सीए आईपीसीसी या सीएस आईपीसीसी में इस सब में आपका पार्ट है। आइए आज हम लोग उसका एक टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं जो हम लोग इनकम टैक्स मेनली देते हैं, हम लोग तो इनकम टैक्स दे दिए हैं सरकार को। तो इनकम टैक्स निकालने के लिए 5 डिफरेंट हेड्स को बनाया गया है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी निकलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स के इनकम को हम लोग जोड़ते हैं जिसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसमें से 80C से 80U तक का डिडक्शन लेते हैं, जैसे LIC FLIC जो हो गया, दान चुटकी दिए हैं, ये सब डिडक्शन घटाने के बाद जो आता है वो टोटल इनकम है। उस पर हम लोग टैक्स एसेस करते हैं, टैक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं और फाइनली हम लोग इनकम चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार इनकम टैक्स निकलता है। तो उसमें हम लोग 5 जो इसका हेड्स है उसमें एक एक करके हम सारे हेड्स को देखेंगे, फिर उससे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस जो 80C से 80U तक जो हम लोग को मिलता है वो डिडक्शन घटा के हम लोग टोटल इनकम तो टैक्स डिटर्मिनेशन करेंगे टोटल इनकम पर। ये तो बात हो गई टैक्स कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग 5 हेड है, उसमें से आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी जो एक हेड है उसमें उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग इनकम निकालने के लिए सेक्शन 22 से 27 तक कवर किया गया है। सेक्शन 22 से 27 तक इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेस ऑफ चार्ज जो है इसका सेक्शन आपका 22 दिया है। अंडर सेक्शन 22 इसका चर्चा है कैसे हम लोग किस तरह इसका इनकम चार्ज करने का क्या आधार है, क्या क्या चीज होगा, तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में उसका डिटर्मिनेशन होगा टैक्स का। पहला पॉइंट बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स या लैंड्स अपार्टेंट देयर टू। मतलब इसमें सबसे पहले बिल्डिंग होना चाहिए या बिल्डिंग से एडजॉइनिंग अपार्टेंट लैंड्स जो है एडजॉइनिंग लैंड्स होना चाहिए। कहना क्या से बिल्डिंग से किचन गार्डन हो गया, गार्डनिंग हो गया जो जुड़ा हुआ हो बिल्डिंग से, और आपका प्ले ग्राउंड हो गया, ये सब अपार्टमेंट अगर बिल्डिंग का है तो वो पार्ट से भी जो रेंट आएगा उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे। सेकेंड वन बोल रहा है ऑफ बीच एसएससी इज द ओनर। हाँ, मेन पॉइंट आपका ये है कि जिस प्रॉपर्टी का हम लोग टैक्स एसेस करेंगे अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। पहले हम लोग एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं, फिर डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट बोल रहा है आपका which is not used for purposes of SS's business or profession। मतलब वो बिल्डिंग बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होना चाहिए। आइए फर्स्ट वन बोला कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग या लैंड से अपार्टेंट देयर टू। मतलब बिल्डिंग रहना चाहिए और उससे एडजॉइनिंग जो लैंड हो, गार्डनिंग संबंधित हो गया, किचन गार्डन हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, यार्ड हो गया, जिसमें बच्चे लोग खेलते हैं संबंधित, वो आपका बिल्डिंग का पार्ट माना जाएगा जो बिल्डिंग से सटा हुआ है। एसएससी इज द ओनर। एसएससी उसका प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ओनर कौन होता है? मेनली जिसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, जो उसका म्युनिसिपल टैक्स जनरली पेड कर रहा हो, जो जिसके पोसेशन में हो प्रॉपर्टी और जिसके नाम से प्रॉपर्टी मेनली रजिस्टर्ड हो। कुछ अपवाद भी है, उसको पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। विच इज नॉट यूज फॉर पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस या पर्पस। मान लीजिए बिल्डिंग एसएससी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस से यूज नहीं कर रहा हो। मान लीजिए होता क्या है, बहुत ही कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है, वहां पर हमको बगल में प्रॉपर्टी हम अथॉरिटी को प्रोवाइड किए हैं टू ओपन पोस्ट ऑफिस, बैंक, ताकि मेरा बिजनेस वर्क स्मूथली और कन्वीनियंटली रह सके। तो उस तरह का जो इनकम प्रॉपर्टी से आएगा वो बिजनेस इनकम का पार्ट होगा, ना कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये सब बेसिक थिंग्स था जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैन डिजर्व करता है, तभी उस इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे। सपोज ऑनर्स कभी कभी कंपोजिट रेंट आता है कि हम बिल्डिंग के साथ साथ कुछ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं टेनेंट को, लाइक वाटर मोटर दे दिए हैं या उसका कुछ बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल, सब पेड कर रहे हैं। तो जब सेपरेट ना हो पाए, कंपोजिट रेंट हो और हम सेपरेटेबल ना हो, नॉन सेपरेसेबल हो, तो उस इनकम को हम लोग बिजनेस या प्रोफेशन में लेंगे या अदर सोर्स में लेंगे, उसको यहाँ नहीं लेंगे। सेपरेशन हो तो जो रेंटल पार्ट है वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे। तो ये सब सिचुएशन आएगा, उससे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। मेनली हम लोग सीख गए आज अंडर सेक्शन 24 बेसिस ऑफ चार्ज 3 चीज था, कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग या अपार्टेंट देयर टू,
एसएससी इज द मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड विच इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन ऑफ एसएससी। ये पॉइंट्स तीनों हो गया, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग अभी तक नोट कर लिए होंगे, इसको रब करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यहां पर सबसे मेन पार्ट क्या है। सबसे मेन पार्ट है इसमें एनुअल वैल्यू। इसका फॉर्मेट पर देखते हैं। एनुअल वैल्यू निकालना हम लोग सीख गए, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। और एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर देख रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का स्ट्रक्चर क्या होगा, और स्ट्रक्चर के अनुसार जो जो उसका कंटेंट आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं computation of income from house property for the assessment year। जिस assessment year का लिख रहे हैं वो लिखाएगा for the assessment year। मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, 2021 ये आपका हो गया फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ। अब मान लीजिए किसी का नाम हो तो या नाम डाल देंगे उसका। सबसे पहले इसमें आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स या होल्डिंग टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, जो भी रुपीज आए इसको एक साथ यहां पर हम लोग अंडर कॉलम में लिख लेंगे, यहां अमाउंट। एंड अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट ये कब घटता है? जब रूल 4 सेटिस्फाइड हो जाए। रूल 4 सेटिस्फाइड हो तभी घटेगा ये। इसके बारे में हम लोग तभी चर्चा करेंगे। ये दोनों अमाउंट अगर हम लोग यहाँ लेस कर देते हैं तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, अब जो अमाउंट लिख लेगा उसका नाम दिया गया है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इसमें से अंडर सेक्शन 24 दो ही सेक्शन मेनली याद रखना है, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम दिया गया है लेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आपका एक घटेगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ए भी, ये अंडर सेक्शन हो गया आपका 24A, अंडर सेक्शन 24A जो भी अमाउंट आए। और इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B जो भी अमाउंट आए, ये दोनों घटाने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए ये हम लोग फॉर्मेट को अपने दिमाग में अभी एडजस्ट कर रहे हैं, और इस पर सारा कंपोनेंट जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा वो हम लोग सीखेंगे। स्टार मार्क कर लेते हैं जिस पर हम लोग को अभी चर्चा करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू चर्चा करना है। म्युनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो दिया रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू, वो तो सिंपली जो रहेगा वो घटाना है। इंटरेस्ट और लोन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 3 पॉइंट बेसिकली डिस्कशन आज हम लोग का रहेगा इस पर, और इस डिस्कशन के बाद इजीली हम लोग सम्स को जो नंबर्स आएगा उसको डिजिट को पुट करेंगे इस फॉर्मेट में, और हम लोग इजीली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में दो चीज घटा, अनरियलाइज्ड रेंट इफ कंडीशन 4 सेटिस्फाइड, और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नॉट टेनेंट। ओनर के द्वारा जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया जाएगा वो घटेगा।
अब फाइनली जो एनुअल वैल्यू निकला उसमें से स्टैंडर्ड रिएक्शन अंडर सेक्शन 24 ए और बी घटाना है। ए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है और इंटरेस्ट ऑन लोन 24 बी है। 24 ए में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और 24 बी में इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फॉर्मेट का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब मेनली हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू आना चाहिए। अनरिलाइज रेंट का हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन एक चर्चा का विषय है। आइए इस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग रब कर लेते हैं, इसको रब करते हैं, फिर आगे का डिस्कशन को भी जारी करेंगे। एक एक करके हम लोग का भी चर्चा होगा। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा किसी भी प्रॉपर्टी का, वो हम लोग जानेंगे। मेन तो हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही समझना है, बाकी सम्स आगे का बहुत, एक इंटरेस्ट एंड लोन भी एक चर्चा का विषय है। दो चीज इसमें समझने की जरूरत है। आइए, किसी भी प्रॉपर्टी का हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक्सपेक्ट, एक कुछ टर्म्स है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए हमको और एक्चुअल रेंट चाहिए। एक्चुअल रेंट, ये क्या है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट बोलता है, एक्सपेक्टेड रेंट का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट म्युनिसिपल वैल्यू या रेंट जो बोलिए, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर but not more than standard rent। विच इज गिवन इन क्वेश्चन, एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, विच इज गिवन, वो तो हम नहीं जान सकते कि कितना हमको किराया मिल रहा है, वो तो दिया रहेगा। तो मैन आपका एक्सपेक्टेड रेंट तुलना करना है और एक्चुअल रेंट तुलना करना है। अब क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख लेगा, GAV क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा वो आपका क्या कराएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हमको एक्सपेक्टेड रहना चाहिए। एक्सपेक्टेड ने बोला फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट जो है विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। आइए तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट मेरा मेन चीज है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट सीख गया तो आगे का पार्ट आसान है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का परिभाषा क्या हो गया, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर होगा। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट, एक एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher
बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू आपका लोकल अथॉरिटी द्वारा जो डिसाइड होता है वो म्युनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी का दिया रहेगा। फेयर रेंट क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू लोकल अथॉरिटी द्वारा डिटरमाइंड वैल्यू है। फेयर रेंट उस लोकेलिटी का रेंट है जिस क्षेत्र में मेरा मकान सिचुएटेड है। मतलब फेयर रेंट क्या है? लोकेलिटी वैल्यू है जिस लोकेशन में सिचुएशन है। और म्युनिसिपल वैल्यू जो है डिटरमाइंड बाय लोकल अथॉरिटी। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हम लोग तुलना करेंगे, जो ज्यादा हो और स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट क्या है? हर स्टेट का एक रेंट कंट्रोल एक्ट होती है, रेंट कंट्रोल एक्ट होती है जो डिटरमाइन करती है कि उस स्टैंडर्ड रेंट वहां का क्या होगा। म्युनिसिपल वैल्यू जो होगा लोकल अथॉरिटी द्वारा तय होगा। फेयर रेंट वो लोकेलिटी का रेंट होता है जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर है? तीनों का मीनिंग हम लोग समझ गए। अब हमको क्या करना है? फेयर रेंट को म्युनिसिपल वैल्यू से तुलना करेंगे, जो ज्यादा होगा मगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर बेस्ड हम लोग समझ लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर है? मतलब जो निकलेगा आपका म्युनिसिपल और फेयर रेंट से जो ज्यादा निकलेगा वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। और एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग फाइनली किससे तुलना करेंगे? एक्चुअल रेंट से। वो दोनों में फिर जो ज्यादा होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। आइए इस पर बेस्ड एक डाटा लेते हैं और उसका हम लोग तुलना करते हैं ताकि मेरा ये जो अभी डिस्कशन है वो ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। कुछ सिचुएशन से लेते हैं और उसका हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस ले रहे हैं। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हाउस विच इज ऑल लेट आउट एंड आर नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। मतलब यहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा गवर्न नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केसेस। केसेस क्या है हमको देख लेना है। इलस्ट्रेशन मान लीजिए यहाँ 1 है, हम पुट डाउन कर ले रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है ताकि आपको भी बेहतर समझ में आए। पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स 3 सिचुएशंस है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। फाइनली हमको तीनों में क्या निकालना है? व्हाट वी शुड एस्टिमेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। पहला प्रॉपर्टी के लिए 30,000 दिया हुआ है, दूसरा के लिए 20,000 और फाइनली 35,000 है। सब रुपीज में है। दूसरा आपका गिवन डाटा जो है फेयर रेंट है। फेयर रेंट 36,000 है, 24,000 है, यहां पर 32,000 है। एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट फर्स्ट सिचुएशन में 32, सेकेंड सिचुएशन में 28,000 और इसमें 30,000। अब हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट क्योंकि नहीं दिया हुआ है, इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, हमको निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी क्रम को सॉल्यूशन यहां से देते हैं, इसका इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आपका यहां तक था, इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग बंद कर देते हैं, है ना। अब नीचे से सॉल्यूशन हम लोग इसका जारी रखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका हम लोग अभी चर्चा किए थे। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलती है किसी भी प्रश्न का? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बीच वेरी हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड रेंट का सिचुएशन नहीं है तो ये दोनों में जो हायर रहेगा उसी को ले लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर क्या निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट
विच ईवर इज हायर, यही हो जाएगा, विच ईवर इज हायर, जो ज्यादा हो विच ईवर इज हायर। अगर इसको अगर स्टैंडर्ड रेंट रहता तो नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट लिखते हैं, सिचुएशन में नहीं है। तो पहला सिचुएशन में 30,000 है म्युनिसिपल वैल्यू, 36,000 है फेयर रेंट, तो जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट पहला सिचुएशन में होगी आपका 36,000। दूसरा में 20,000 है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट है 24,000, इसका मतलब 24,000 यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट होगा। थर्ड सिचुएशन में 35 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 32, इसमें ज्यादा 35 है तो एक्सपेक्टेड रेंट 35 हो गया। अब हम लोग को एक्चुअल रेंट दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं, तीनों सिचुएशन का एक्चुअल रेंट 32, 28 और 30। अब हम लोग ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच ईवर इज हायर, विच इज हायर, जो ज्यादा हो, विच इज हायर। तो यहां पर हम देखते हैं सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट 30, एक्चुअल रेंट 32, इसका मतलब यहाँ ग्रोस एनुअल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 36, जो ज्यादा है। यहाँ पर 28 ज्यादा है, यहाँ पर आपका 35 ज्यादा है। तीनों सिचुएशन हम लोग ग्रोस वैल्यू एनुअल वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पर थोड़ा सा सम्स में आपका स्टैंडर्ड रेंट नहीं था, तो एक सम्स हम लोग लेते हैं जिसमें स्टैंडर्ड रेंट का जिक्र हो, उस सिचुएशन में हम लोग ग्रोस वैल्यू निकालेंगे। आइए, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कर रहे हैं। आगे का तो बहुत आसान है। ग्रोस एनुअल वैल्यू में दो चीज घटाएंगे तो एनुअल वैल्यू निकलेगा, क्या क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और अनरियलाइज रेंट इफ कंडीशन फॉर सेटिस्फाइड, है ना। आइए सेकेंड सिचुएशन जो है, फिर इलस्ट्रेशन हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आवे। हमको बोला है मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ हाउसेज विच आर ऑल लेट आउट, सभी भाड़ा पर लगाया गया है, एंड आर कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, मतलब यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट कवर्ड है, इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट देगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन ईच केसेस गिविंग रीजन फॉर योर आंसर्स। तो पार्टिकुलर्स में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पार्टिकुलर्स, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, और हाउसेज है उसका, चारों हाउसेज का में डिफरेंट दिया होगा। यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू पहला दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू पहला सिचुएशन में आपका 30,000 है, सेकेंड सिचुएशन में 26,000 है, थर्ड सिचुएशन में 35 है, अब फाइनली 30,000 है। दूसरा जो डाटा गिवन है, फेयर रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट क्या होता है? लोकेलिटी रेंट होता है, जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उस लोकेशन में जनरली कितना पर लेट आउट होता है उसी को फेयर रेंट कहा जाता है। 36 है फेयर रेंट पहला हाउस का, दूसरा का 28 है, तीसरा का 30 है, फोर्थ वन का है 36,000। तीसरा जो डाटा गिवन है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू था इसलिए स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है। इससे पहले का प्रश्न जो हम लोग किए उसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं था, 30, 35, 36 और फाइनली 40। अब आपका फोर्थ वन जो डाटा है एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट गिवन, एक्चुअल रेंट है 40, 30, 32, 32। अब ये डाटा इतना हमको गिवन है, इससे हमको निकालना है ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या निकालना है हमको? ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए और उसको एक्चुअल रेंट से हम लोग तुलना करेंगे। हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्या?
ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, इसी का हम लोग आगे विस्तारित करते हैं इसी फॉर्मेट को लेकर। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट का परिभाषा क्या है? यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher but not more than standard rent। तो एक्सपेक्टेड रेंट तीनों सिचुएशन का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रहे कि यहाँ से आपका सॉल्यूशन है। इसी फॉर्मेट को हम लोग, स्थान का कमी है, इसी फॉर्मेट में सॉल्यूशन को भी डाल रहे हैं। पहला में चर्चा करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज वेरी हायर, वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, मगर उसको हम लोग को तुलना करना है स्टैंडर्ड रेंट से, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू 30 है, फेयर रेंट 36 है, तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर 36 होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को ही क्या ले लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे। तो पहला सिचुएशन का एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल जाएगा? 30,000। फिर से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बीच इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। तो ये दोनों में तो 36 ज्यादा है, मगर ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को उस समय एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे। दूसरा सिचुएशन में म्युनिसिपल 26 है, फेयर 28 है, तो एक्सपेक्टेड 28 होना चाहिए और नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट 35 है, तो 35 से तो ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 28 ही यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। देखिए दोनों सिचुएशन का देख लीजिए, यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू 26 था, फेयर रेंट 28। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में आपका फेयर रेंट ज्यादा हो रहा है, 28 लेंगे एक्सपेक्टेड, और ये क्या है? स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बीच इज हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट तो 35 है भैया, तो इसका मतलब 28 तो 35 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में 28 ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। पहला में क्या हो रहा था? यहाँ 36 हो रहा था, मगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जा रहा था, तो उस केस में स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट लेते थे। कहने का से एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा सिचुएशन देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू 35, फेयर रेंट 30, मतलब 35 होना चाहिए, मगर इसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट से तो ज्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट 36 है, ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पर 35 हो जाएगा ग्रॉस एक्सपेक्टेड रेंट। और यहाँ पर 30 है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है 36, इसका मतलब 36 लेंगे हम लोग, बट स्टैंडर्ड रेंट से यहाँ भी ज्यादा नहीं है, 40 है, इसका मतलब यहाँ भी एक्सपेक्टेड रेंट आपका 36 हो गया। तो चारों सिचुएशन हम लोग एक्सपेक्टेड निकाल लिए हैं। अब एक्चुअल रेंट हम लोग का दिया हुआ है, उसको फिर से एक बार रिपीट लिख लेते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है? यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 30 है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये जो है जिटिज रहेगा, 32 है और यहाँ 32 है। अब हमको निकालना है फाइनली ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट बीच इज हायर, जो दोनों में ज्यादा होगा बीच इज हायर। तो एक्सपेक्टेड 30 है और एक्चुअल कितना है? 40, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 40 हो गया, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो हम लोग चारों सिचुएशंस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख गए हैं। तो मेन पार्ट क्या था? हमको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को तुलना कीजिए, जो ज्यादा है वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, मगर एक चीज ध्यान रखना है, उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट चेंज हो जाएगा अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जा रहा है। पहला सिचुएशन में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 30 और 36 में 36 ज्यादा था, तो एक्सपेक्टेड यही रहना चाहिए मेरा, मगर ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जाता है, तो स्टैंडर्ड उस केस में स्टैंडर्ड रेंट ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। मतलब एनी हाउ स्टैंडर्ड रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा नहीं होगा। ये सब सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम आया, तो उसी को हम लोग एजिटिज ले लिए। यहाँ पर 28 था, यहाँ पर 35 था, यहाँ पर 36 था, बट इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट
जो है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो रहा था, तो उस केस में स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। और उसके बाद फाइनली एक्चुअल रेंट से हम लोग तुलना कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट, ये दोनों में जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड एक्चुअल में, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो सारा सिचुएशन में हम लोग सीख गए, यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 30 आया, 35 और 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख गए। अब क्या होगा, सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है मेरा मकान 12 मंथ 12 मंथ इन ईयर होता है, 1 मंथ या 2 मंथ खाली रह जाए, वैकेंट रह जाए। अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम होगा तो उस केस में भी हम लोग एक्चुअल रेंट को ही क्या लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात को समझिए, अगर एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए 2 लाख आ रहा है और एक्चुअल रेंट आना चाहिए 2,24,000, मगर 3 महीना खाली रहने के कारण 1,80,000 आ रहा है, तो वैकेंसी के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। कंडीशंस क्लियर है? आइए उस पर भी एक चर्चा करते हैं। जब वैकेंसी का सिचुएशन हो, अभी तो फुल्ली लेट आउट था ऑल ईयर्स, फुल ईयर्स का। अब आइए दूसरा सिचुएशन चर्चा करते हैं, जब वैकेंसी का और एक अनरिलाइज रेंट का। दो सिचुएशन बढ़ जा रहा है, फिर इससे ज्यादा आपका सिचुएशन नहीं मिलेगा एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। जी आइए, मतलब अब जो दो सिचुएशन हम लोग चर्चा करेंगे, वैकेंसी का और एक अनरिलाइज रेंट और वैकेंसी दोनों साथ में रहे, तब उसके बाद आपका एनुअल वैल्यू का कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगा। आइए तीसरा सिचुएशन हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, जब आपका हमको डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं। हमको कंप्यूट करना है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 150, 1,50,000। फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट आपका 180 दिया हुआ है, 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 1,60,000। एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट के बारे में बोला है 20,000 पर मंथ है, पर मंथ, पीएम मतलब पर मंथ। फिर नीचे एक लाइन जोड़ रहा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर के द्वारा टेनेंट का रहता तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, घटाना ही नहीं है। 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का 20% है। अब एक चीज और, यहाँ अनरिलाइज रेंट का सिचुएशन है। अनरिलाइज रेंट भी दिया हुआ है, रुपीज कितना है, कितना का है, 40,000, मतलब 2 महीना का अनरिलाइज रेंट है। अनरिलाइज बोल रहा है, वैकेंसी नहीं बोल रहा है, मतलब रहा है मगर वो किराया वसूल नहीं पा रहे हैं। अब ब्रैकेट में जो दिया है, कंडीशंस ऑफ रूल फॉर सेटिस्फाइड, फॉर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो हमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंडीशन ऑफ रूल फॉर सेटिस्फाइड। अब हमको एनुअल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू, कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। तो हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन हेडिंग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस, जो रहेगा रुपीज। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, 2 कॉलम बनाते हैं रुपीज का। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा,
म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज वेरी हायर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू आपका क्या है 150, फेयर रेंट है 180, तो दोनों में ज्यादा 180 हुआ और वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में स्टैंडर्ड रेंट ही आपका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ये चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू में जो ज्यादा हो, ये दोनों में जो ज्यादा हो बट वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में ज्यादा तो 180 हुआ बट वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे। अब एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट आपका 20,000 पर मंथ है, मतलब साल भर का 24 महीना है, 2,40,000 हो जाएगा। वैकेंट तो रहा नहीं है, खाली अनरिलाइज रेंट है। तो ये दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। आपका तीसरा क्या लिख लेगा? ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू लिख लेगा। वो क्या होगा 1 और 2 विच इज हायर, विच इज हायर। 1 पॉइंट क्या है 1 पॉइंट एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेंट विच इज हायर। तो आपका 2,40,000 निकल गया आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पर ग्रोस एनुअल वैल्यू में दो चीज लेस करते हैं हम लोग। एक अनरिलाइज रेंट लेस होगा अगर रूल 4 सेटिस्फाइड हो रहा है। अनरिलाइज रेंट का ट्रीटमेंट हमको कब करना है? जब हम लोग एनुअल वैल्यू निकालेंगे तब, ग्रोस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू निकालेंगे तब। इससे पहले इसका कोई रोल नहीं है। हम देखिए एक्चुअल रेंट साल भर का लिए ना, भले अनरिलाइज रेंट 2 मंथ का हो, उससे हमको मतलब नहीं। वैकेंसी रहता तब यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। वैकेंसी का हम लोग कंसीडर करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने में, और अनरिलाइज रेंट को कंसीडर कब करेंगे? जब रूल 4 सेटिस्फाइड हो रहा है, वो भी कब? एनुअल वैल्यू निकालने में। ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद, मतलब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए दो चीज घटेगा। पहला म्युनिसिपल टैक्स या होल्डिंग, हाउस होल्डिंग टैक्स भी बोलते हैं इसको, पेड बाय ऑनर। अगर टेनेंट देता तो वो नहीं घटता। ऑनर कितना दिया है आपका 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 1.5 लाख है, तो 20% आपका हो जाएगा 30,000। और अनरिलाइज रेंट भी घटेगा क्योंकि कंडीशन 4 सेटिस्फाइड हो गया है। अनरिलाइज रेंट भी 40,000 है, तो ये दोनों घट के आपका जोड़ के हो गया 70,000 घट जाएगा, मतलब 1,70,000 आपका क्या निकला? ये एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। क्लियर है? तो अनरिलाइज रेंट कब होगा कंसीडर हम लोग को करना है? ग्रोस एनुअल वैल्यू का बाद का चीज है, और वो भी उस केस में घटेगा जब रूल 4 सेटिस्फाइड हो। रूल 4 क्या बोलता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मतलब किराएदार से किराया वसूलने के लिए सारा कार्रवाई कर चुका हो, उसको बार बार तगादा किया हुआ, नोटिस दिया गया हो, मतलब गवर्नमेंट ये सेटिस्फाइड हो जाए कि उससे अब किराया वसूल नहीं होगा, तो उसी को हम लोग रूल 4 सेटिस्फाइड करते हैं कि सारा जतन कर लिया गया हो किराया वसूलने के लिए, फिर भी ना मिले, तो उस केस में क्योंकि इसका टैक्स ज्यादा ना लग जाए एसएससी का, तब अनरिलाइज रेंट का डिडक्शन दिया जाता है ना। अदरवाइज अनरिलाइज रेंट नहीं घटेगा। और ग्रोस एनुअल वैल्यू में एक्चुअल रेंट में हम लोग साल भर कर लेंगे, अनरिलाइज रेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। कंसीडर किसको करते हैं? अगर हो सकता है साल भर में 1-2 महीना किराएदार ना रहे, खाली करके चला गया, वैकेंसी के कारण अगर कम हो रहा, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, जिसका अभी इसके जस्ट बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सम्स आप लोग को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं जब वैकेंसी के कारण कम हो, है ना। अनरिलाइज रेंट का सिचुएशन हम लोग देख लिए। आइए एक सम्स लेते हैं जहां वैकेंसी के कारण कम है। तो इजीली हम लोग एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। एनुअल वैल्यू में दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और बी घटेगा, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा। इस डिडक्शन का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज वैकेंसी के केस में भी हम लोग एनुअल वैल्यू निकालने सीख लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आइए सिचुएशंस है आपका, हम यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू। हमको निकालना क्या है? एनुअल वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट एनुअल वैल्यू। क्या क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है
म्युनिसिपल वैल्यू आपका दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख गिवन। डाटा को हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फेयर रेंट भी दिया हुआ है, फेयर रेंट आपका 180 दिया हुआ है, चलिए ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 250। आप बोल रहा है एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट भी गिवन है, बोला है क्वेश्चन इज सेइंग 30,000 पर मंथ है, चलिए ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला, द हाउस रिमेन्ड वैकेंट, खाली रह गया फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ खाली रह गया, मतलब किराएदार नहीं रहा। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 2 महीना खाली है। अब म्युनिसिपल टैक्स बोल रहा है, म्युनिसिपल क्वेश्चन में सूचना दी गई है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, दोनों है, पेड बाय ऑनर आपका है ₹15,000 एंड बाय टेनेंट किराएदार भी दिया है 15,000, 15,000 दिया है। टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना है 30,000, उसमें से 15 ऑनर दिया है, 15 टेनेंट दिया है। फिर एक चीज और है इस क्वेश्चन में, अनरियलाइज रेंट भी है, अनरियलाइज रेंट ₹30, एक मतलब 2 महीना तो खाली रह गया, 1 महीना का किराया भी वसूल नहीं कर पाए, और बोल दिया है कंडीशंस फॉर सेटिस्फाइड है एंड रूल फॉर सेटिस्फाइड। चलिए, तो अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट तो हम लोग एनुअल वैल्यू के समय करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में इसका कोई योगदान नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अनरियलाइज रेंट घटेगा अगर रूल फॉर सेटिस्फाइड है, और म्युनिसिपल टैक्स घटेगा जो ओनर दिया है, टेनेंट नहीं दिया। ये इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। हमको निकालना है एनुअल वैल्यूज का, तो सोल्यूशन देखिए, कंपटीशन ऑफ, हेडिंग लिखेंगे कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस, जो भी हो। अब डाटा जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पुटअप करेंगे। पहले हम लोग क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का तुलना करेंगे, और दोनों में जो ज्यादा हो मगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 लाख और 1,80,000, 2 लाख ज्यादा है और वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 2 लाख ही इसका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है इसका एक्चुअल रेंट, उसको लेंगे। हमको अनरियलाइज रेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो कितना रहे उसका मतलब कब है, एनुअल वैल्यू निकालने में। हम लोग तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे अभी, तब एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, 30,000 पर मंथ है, मगर बोला है द हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीना खाली रह गया, इसको तो कंसीडर करेंगे, वैकेंसी के कारण कम है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज रेंट से इनको कोई मतलब नहीं है। तब क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, साल भर का होता 3,60,000, मगर 2 महीना का कितना हो जाएगा, 60,000 घट जाएगा। वैकेंसी वाला हम लोग कम करके लेंगे, तब आ गया आपका यहाँ पर 3 लाख। अब क्या करेंगे, ये दोनों को तुलना करेंगे, वो आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब 1 और 2 में जो हायर होगा, हायर बिटवीन 1 एंड 2, दोनों में जो ज्यादा हो। तो ये दोनों में जो ज्यादा हो रहा है वो आपका 3 लाख ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल रेंट ही ज्यादा हो जा रहा है। तो ग्रॉस एनुअल निकल गया, इसमें से 2 डिडक्शन घटेगा, म्युनिसिपल टैक्स, कौन, नॉट टेनेंट, बाय ओनर हमको लेना है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, चीज ध्यान रखना है, बाय द ओनर, नॉट टेनेंट, बाय द ओनर
और अनरिलाइज रेंट घटेगा अगर रूल फोर सेटिस्फाइड है। तो इस क्वेश्चन में रूल फोर सेटिस्फाइड दिया हुआ है, तो अनरिलाइज रेंट को भी घटाएंगे तब हम लोग को निकल जाएगा एनुअल वैल्यू अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट का यहाँ कोई योगदान नहीं है। ग्रोस एनुअल वैल्यू में हम लोग खाली यहाँ वैकेंसी का पार्ट को लेते हैं। अनरिलाइज रेंट खाली डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स जो पेड करते हैं उसके साथ होगा अगर रूल फोर सेटिस्फाइड है। तो ये कितना है, म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने 15,000 दिया है, टेनेंट जो दिया 15,000 उससे उनको मतलब नहीं है, और अनरिलाइज रेंट भी आपका 30,000 है, दोनों घट जाएगा आपका, हो गया ये घट के 45 जोड़ के हो गया दोनों, मतलब 255 आपका क्या निकल गया, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक सिचुएशन और हो सकता था, इसी में हम थोड़ा चेंज करते हैं, उस समय देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा। सिचुएशन चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 मंथ खाली है, वैकेंसी रिमेन वैकेंट रहा है 2 मंथ्स। अगर सपोज यहाँ पर ये रह जाता 4 मंथ्स, ये सिचुएशन कितना का हो जाता, अगर 4 मंथ्स वैकेंट रह जाता, तब हमका ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर क्या इंपैक्ट होगा सो देखते हैं। एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट तो 2 लाख ही होगा, दोनों में तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं। एक्चुअल रेंट उस केस में क्या हो जाएगा, 4 महीना खाली रहा तो मेरा कितना आ रहा है एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट 360 है साल भर का, और 4 महीना 1,20,000 हो जा रहा है, मतलब ये आ कितना जा रहा है एक्चुअल रेंट 2,40,000। और थोड़ा ज्यादा लेते हैं कि हमको एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ जाए। मान लीजिए 6 महीना खाली रहे, सपोज ये 6 महीना खाली रहा, 6 मंथ वैकेंट रह गया, तो कितना घटेगा 6 मंथ का आपका 30,000 से 1,80,000 घटेगा यहाँ पर वैकेंसी के कारण। ये वैकेंसी है, ये जो घटा है वैकेंसी है 60,000। तो अब एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना निकल गया, 180 आएगा, 180 6 महीना तो खाली रह गया। अब देखिए इस केस में एक्सपेक्टेड कितना, एक्सपेक्टेड तो ही रहेगा 2 लाख, और एक्चुअल रेंट मेरा 180 हो गया, मगर 180 क्यों हुआ, ये तो 360 होना चाहिए। वैकेंसी के कारण अगर फिर एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम हो जाए, एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट कम हो ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में हम लोग एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। 180 ही यहाँ पर आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ये रिमार्केबल चीज है, इसको हम लोग VBI लिखते हैं। इस पार्ट्स को हम लोग फिर से भी चर्चा करते हैं, ये केस क्या है। देखिए क्वेश्चन को, सिचुएशन को चेंज किए, क्वेश्चन तो 2 मंथ्स वैकेंट पर लोग सोल्व किए। अगर ये 6 मंथ वैकेंट रहता तो उस समय एक्चुअल रेंट मेरा मात्र 1,80,000 आता, और एक्सपेक्टेड रेंट तो सेम रहेगा, 2 का 2 ही रहता, तो 180 तो कम है, दोनों में जो हायर रहता है वो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। तो इसके अनुसार तो 2 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू होना चाहिए, मगर वैकेंसी के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट को ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। आइए, इतना जो हम लोग आज चर्चा की है, ये आपका चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। इसको आप लोग रिवाइंड करके भी देखेंगे अगर कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत हो। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाएंगे 4A और 4B में, और उसके बाद फाइनली हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इससे संबंधित 1 या 2 वीडियो का चर्चा होगा, तब तक आप लोग इसको कीजिए। थैंक यू।